स्वामी प्रसाद की तरफ से जो बयान दिया गया है उस बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और बीते कई दिनों से वो अपने इस तरीके की बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं। विवेक पांडे जी, इतिहासकार को भी सुन लिया आपने और इसके अलावा हमारे साथ हिंदू महासभा के प्रवक्ता भी थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया है। हर तरफ से सवाल सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही पूछे जा रहे हैं। आखिरकार इस तरीके की बयानबाजियों से समाजवादी पार्टी को हासिल क्या होता है? इतिहास तो कुछ और कह रहा है, इतिहासकार का ये कहना है। इतिहास के पन्नों में कुछ और दर्ज है, सच्चाई कुछ और है। नहीं, इतिहास में क्या ये दर्ज नहीं है कि सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत में NWFP में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में कई सरकारें चलाई। 3 मार्च 1943 को जब सिंध विधानसभा ने GM सैयद द्वारा पेश मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड है। पिया मेरी बात तो आ जाने दीजिए, पिया जी मेरी बात आ जाए। 3 मार्च 1943 को जब सिंध विधानसभा में GM सैयद द्वारा पेश एक प्रस्ताव पे चर्चा की और पारित हुआ, वायसराय को सिफारिश की गई कि भारत के मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। हिंदू महासभा के नेता उस समय सरकार में थे। इस पे हालांकि कुछ लोगों ने विरोध किया, ये भी मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें कुछ नेताओं ने विरोध किया, लेकिन मतदान भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी वो सरकार का हिस्सा बने रहे। तो मुझे लगता है इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ है वो हुआ है, उसको आप हम नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज जरूर बदली गई प्रिया जी, इसी हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी की सुरक्षा वापस ली सरकार ने। आज भी ये सरकार जो है जिस तरह बंटवारे की बात करती है, पश्चिमी यूपी को बांटने की बात कर रही है, यूपी से काट करके। तो बांटने में तो हमेशा से ये सहयोगी रहे हैं। कुछ देर पहले हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जी सवाल उठा रहे थे, उन्होंने अयोध्या की बात की। कार सेवकों के लिए क्या किया आज तक भाजपा ने वोट मांगने के अलावा? क्या उनकी प्रतिमाएं लगा दी? क्या उनकी मूर्तियां लगाई? उनके परिवारों को पेंशन दे रही है? उनके परिवार जो शहीद हो गए उनको सरकारी नौकरी? ठीक है सर, हो गया। आलोक अवस्थी जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए प्रिया जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है अपने नेता अखिलेश यादव को बचाने का। स्वामी प्रसाद मौर्य एक मुखौटा है अखिलेश यादव जी का, और अखिलेश यादव जी के जो विचार हैं वो मौर्य जी कहते हैं। क्योंकि इसके पहले जितने भी विवादित बयान दिए उस पर मौर्य जी को फ्री हैंड दिया गया। समाजवादी पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस तक नहीं दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम सब मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं वो अखिलेश यादव की जबान बोलते हैं, क्योंकि वो उसकी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, उनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। अब जहां तक कि इन्होंने, मैं 2 बातें प्रकाश में डालना चाहता हूँ। कांग्रेस के किसी नेता को या समाजवादी पार्टी के किसी नेता को आजीवन कारावास की सजा हुई आजादी की लड़ाई में, या फांसी की सजा हुई, या उनको जो है काला पानी में जाना पड़ा हो अंडमान निकोबार में, जहां वीर सावरकर को 2-2 आजीवन कारावास की सजा हुई है। अंग्रेजों ने जिनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, कोल्हू में बैल की जगह उनको जोता जाता था, 10 साल तक वो और उनके भाई दोनों उसी जेल में बंद रहे, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख पाए। उसे व्यक्ति को जो है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के किसी बात को ना मानते हुए देश की आजादी के लिए सारा प्रयत्न किया, उसको आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है जो वीर सावरकर के लिए इस तरह की बात वो कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कौन सा ऐसा काम कर दिया देश के लिए कि जिनको जो है देश की जनता जो है उनको जो है माने? वो सिर्फ समाज को बांटने की बात करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हैं, जातियों के आधार पर बांटने की बात करते हैं, और बांटने की राजनीति जो है वो कांग्रेस से सीख करके आए हैं। कांग्रेस भी यही काम करती थी, जो हिंदू और मुसलमान को बांट के देखती थी, और देश के बंटवारे के बाद उसके बाद जो है वो जातियों में बांट करके जो है देखती रही है, और उसी से वो राज करते रही 55 साल तक। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि नेहरू और जिन्ना के सत्ता लोभ के कारण देश 2 टुकड़े में बटा है। 10 लाख से अधिक लोग मारे गए, कत्लेआम हुए, करोड़ों अरबों बेघर हो गए, जिनको कि अपने रोजी और रोटी से जो है हाथ धोना पड़ा, बीवी बच्चे अलग हो गए, कितने लोग साथ बलात्कार हुए, कितने बच्चे मारे गए। इन सारी हत्याओं को जिम्मेदार जो है सिर्फ नेहरू और जिन्ना है। 2 लोगों की महत्वाकांक्षा, दोनों कांग्रेस के लीडर थे, और दोनों की महत्वाकांक्षा की वजह से कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस देश का जो है बंटवारा हुआ है। और स्पष्ट रूप से मैं इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव छुट्टियां मनाने के लिए विदेशों में जाते हैं। क्या कभी जनता के बीच में जाते हैं? क्या कभी कोई आंदोलन खड़ा किया है? क्या कभी किसी गरीब के आंसू पोंछने कभी गए हैं? मौर्य जी के आधार पर आज जो है राम मंदिर पे, जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जिसके सारे कांटे और पत्थर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुन चुन करके उसको किनारे करके साफ किया है। आज संविधान पीठ की, देश की संविधान पीठ ने निर्णय दिया है, उसका सम्मान करते हुए हम जो है भव्य राम मंदिर बना रहे हैं। और हमको इसका गर्व है
जिसको रोना है वो रोता रहेगा, लेकिन देश का जनमानस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ में, जो एक गरीब का बेटा पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति है, जो देश की महत्वाकांक्षाओं को लेकर के विश्व में विश्वगुरु बनाने के लिए देश को लेकर खड़ा हुआ है, जो देश की सीमाएं सुरक्षित रखता है, एक भी आतंकवादी घटना नहीं होने दे रही है, हमारे योगी जी ने एक भी दंगे नहीं होने दिए हैं, और उत्तर प्रदेश जो है ठीक है सर आलोक जी, जो आपने बात कही है उसी के साथ मैं विवेक जी का रुख करना चाहूंगी। सर एक लाइन में, जनवरी में अयोध्या में नाटक होने वाला है, इसको बताएंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य कहना क्या चाह रहे थे, किस संदर्भ में यह बयान दिया गया है, कौन सा नाटक? पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने एक शब्द इस्तेमाल किया आपके मंच पे, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, उस शब्द से मुझे आपत्ति है, उस शब्द को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है मर्यादित शब्दों में भी भाषा में बहस हो सकती है। दूसरी बात, ज्योतिर्मय शर्मा जी की पुस्तक है हिंदू राष्ट्रवाद के विचार की खोज, उसको आप पढ़ ले, इसको मंच पे उपस्थित सभी लोग पढ़ने की थोड़ा सा वो करें, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के निर्माण की प्रतिबद्धता ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पीछे छोड़ा। सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा की व्यवहारिक नीति भले उनके संगठन के लिए फायदेमंद थी, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के भाग्य के लिए निश्चित रूप से विनाशकारी साबित हुई। तो मुझे लगता है कि जो इतिहासकारों के तथ्य हैं उनको ना मैं बदल रहा हूं, ना इस मंच पे बैठा कोई भी बदल रहा है, सबके अपने तथ्य प्रस्तुत करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी परोसा गया, जिस तरह से मनोरंजन परोसा गया, मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश को बांटने की नीति किसकी है? योगी जी की है कि मोदी जी की है? वो शब्द कौन बोल रहा है? वो शब्द इनके मंत्री बोल रहे हैं, और विरोध भी इनके विधायक कर रहे हैं। इनके विधायक क्या कहा इन्होंने कि इस तरह के भाषण, इनके विधायक ने क्या कहा, ये एक अलग वो बन जाएगा। भाई आप एक समुदाय को लेकर के इस तरह की टिप्पणियां करवा रहे हैं, आपके मंत्री कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, मोदी जी को कहना पड़ जाता है कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी ना करे भाजपा नेता, और आप हमको बता रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के लोग ये कर रहे हैं। ठीक है सर, बाकी सारे सवाल आप पूछिए जरूर, सत्ता पक्ष से जरूर पूछिए, चर्चा में आप शामिल हुए हैं क्योंकि आरोप लग रहे हैं, चुनाव सर पर है, उसके बीच में ये बयान सामने आ रहे हैं। एक चीज जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बात कही गई, जो बयान दिया गया, जो सवाल मैं पूछ चुकी हूं, फिर से मैं पूछ रही हूं कि जनवरी में अयोध्या में नाटक होने वाला है, कौन सा नाटक सर, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अयोध्या को लेकर तो देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र के भी कई बड़े नेता और वो अपना संदेश जाहिर कर चुके हैं भाई, क्योंकि देखिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास दिखावटी मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये धार्मिक आधार पे केवल उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिमी यूपी को बांटने की बात की और उसके बाद जिस तरह का वक्तव्य दिया गया, वो यकीनन कहीं ना कहीं एक विभेद पैदा करने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि पैरामीटर दोनों होने चाहिए। पीडीए उस समय भी था इनके लिए समस्या, पीडीए आज भी समस्या है। उस समय भी ये दलित पिछड़े विरोधी थे, आज भी दलित पिछड़े विरोधी है। 33% का आरक्षण उस समय भी समस्या थी, दलित आरक्षण उस समय भी इनके लिए समस्या थी, आज भी वो आरक्षण इनके लिए समस्या है। ये मुख्य धारा में पिछड़े वर्ग को जोड़ना ही नहीं चाहते, और उसका ज्वलंत उदाहरण है 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया, और उसको आदेशों को दरकिनार करते हुए न्यायपालिका के आज भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको अपने बगले झाड़ने चाहिए बिना मुद्दों के। ये जानते हैं कि बखूबी आने वाले समय में इनकी सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी, और ये अभी से हताश होकर के इस तरह के बयानबाजियों को केवल और केवल मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। अरे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, इस पे बात करें, उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मौका क्यों दे दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से? रामचरितमानस को लेकर के आपने सवाल खड़े किए, किस तरीके की बयानबाजियां देश भर में भी हुई। INDIA का हिस्सा हैं आप भी, इंडिया गठबंधन में हैं आप, कैसे सनातन धर्म को लेकर के डिस्क्राइब किया गया, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या विवेक पांडे जी को सुनने में वो अच्छा लगा, उसका समर्थन आप करते हैं? प्रिया जी, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा जिस दिन ब्राह्मणों को लेकर के RSS के नेता ने यह कहा कि वर्ण व्यवस्था के जिम्मेदार हम हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मैं खुद सनातनी हूं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हूं, और समाजवादी पार्टी में ये केवल एक भ्रम फैलाया जाता है कि सवर्णों की सम्मान नहीं होता। ये बताइए कमलेश तिवारी कौन थे? कमलेश तिवारी जी को सुरक्षा किस सरकार ने दी, और सुरक्षा वापस लेने का काम किसने किया? अगर IB को और खुफिया इनपुट था तो आज जिस हमारे आदरणीय बैठ करके यहाँ पे अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बताएं कि कमलेश तिवारी जी के परिवार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या? आलोक अवस्थी जी, ठीक है सर, हो गया विवेक पांडे जी, ठीक है। शिशिर जी आपका रुख कर रही हूँ, आलोक अवस्थी जी। देखिए प्रिया जी, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता एक बार भी अपना स्टैंड नहीं बता पाए कि राम मंदिर पर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। हम जो स्टैंड मानते हैं वो ये स्टैंड मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों को गोलियां मार करके उनकी हत्याएं कराई थी। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर बनने में सारे अड़ंगे लगाए थे। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा को रोका था। समाजवादी पार्टी ने अपने शासन काल में आज के वर्तमान शंकराचार्य अभय मुक्तेश्वरानंद को लाठियों से काशी के घाट के पार पीटा था। और मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सनातन के विरोध में समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन घटक दल, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे खड़गे में, चाहे कर्नाटक में कहा हो, तो बताइए ब्राह्मणों की लगातार हत्या क्यों हो रही है यूपी में?
उत्तर प्रदेश में लगातार योगी राज में ब्राह्मणों की हत्या क्यों हो रही है, बताइए। करी सनातन की तुलना उन्होंने समूल नाश करने की बात करी, अखिलेश यादव का एक बयान नहीं आया, कांग्रेस का एक बयान नहीं आया। तो ये इंडी गठबंधन खाली तुष्टिकरण को सनातन धर्मियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनके पास एक एजेंडा है कि सनातन धर्म के खिलाफ बोल करके बांटो, जातियों में बांटो, और देश के नेता नरेंद्र मोदी की खाली विरोध करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास प्रदेश की और देश की विचारधारा क्या होगी, क्या एजेंडा करेंगे, देश को कैसा बनाएंगे, उत्तर प्रदेश कैसा होगा, इसका कोई रोड नहीं है। राम मंदिर के नाम पे जिस तरह का उजागर किया है